हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनंत पर। आज क्लास 10 की कंप्लीट सोशल साइंस की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट जानने को मिलता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल के बारे में। तो बात करें अगर नेपाल की, तो 1990 वो समय था जब पहली बार नेपाल में डेमोक्रेसी आई। ठीक है, लोकतंत्र देखने को मिला नेपाल में। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं कि वहां के जो राजा थे किंग वीरेंद्र, उनने एक्सेप्ट कर ली थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि एक मिस्टीरियस मैसेकर हो गया। एक एक बहुत बड़ा ऐसा मैसेकर होता है जिसमें पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को ही क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। 2001 का ये समय था। फिर उसके बाद किंग वीरेंद्र के बाद किंग ज्ञानेंद्र जो होते हैं वो नेपाल के नए राजा बन जाते हैं। लेकिन जो किंग ज्ञानेंद्र थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये प्रिपेयर नहीं थे किसके लिए, डेमोक्रेटिक रूल के लिए। तो फरवरी 2005 में क्या हुआ कि जो वहां के नए राजा थे जिनको हमने बोला है किंग ज्ञानेंद्र, तो इनने क्या किया, ज्ञानेंद्र जो थे इनने क्या किया, इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको डिसमिस कर दिया। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, द देन प्राइम मिनिस्टर, एंड इनने क्या किया, इलेक्टेड जो पार्लियामेंट बना था नेपाल में उसको भी डिसॉल्व कर दिया। अब भाई जब ये हुआ तो नेपाल के लोग काफी नाराज हो गए और फाइनली नेपाल विटनेस्ड अ पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। और एक मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है अप्रैल 2006 में। और इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य ये था कि इनको नेपाल में वापस से डेमोक्रेसी को रीगेन करना था। ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट फॉर्म्ड अ 7 पार्टी अलायंस। क्या हुआ कि जितनी भी पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिस पार्लियामेंट को क्या किया, किंग ज्ञानेंद्र ने डिसॉल्व कर दिया जिस पार्लियामेंट को, उस पार्लियामेंट में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट, इनने क्या किया, फॉर्म्ड अ 7 पार्टी अलायंस। उन्हें 7 पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस बना लिया। ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट में एसपीए। और इन लोगों ने क्या किया, काठमांडू में 4 दिन की हड़ताल रख दी। और उनने क्या क्या डिमांड किया इस हड़ताल में, वो भी देखते हैं। पहला, रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट को वापस रिस्टोर कर दिया जाए। ठीक है, वहां की संसद को। दूसरे नंबर पर इनकी जो डिमांड थी वो थी पावर टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल पार्टी गवर्नमेंट को पावर होना चाहिए। थर्ड जो इनकी डिमांड थी वो थी अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनको बनानी थी। एंड 24 अप्रैल 2006 को क्या हुआ, राजा को मजबूर होना पड़ा इन तीनों डिमांड को मानने के लिए। और 2008 में किंगशिप को खत्म कर दिया गया, मतलब फाइनली पूरा एंड कर दिया गया कि अब से नेपाल में कोई राजा वाजा कोई नहीं होगा, वहां पे सिर्फ गवर्नमेंट होगी। एंड नेपाल बिकेम अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फाइनली 2008 में। 2015 में नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। द स्ट्रगल ऑफ द नेपाली पीपल इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जितने भी हमारे और पूरी दुनिया में जितने भी डेमोक्रेट्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है ये नेपाल की जो हमने अभी कहानी देखी कि किस तरीके से 1990 में पहली बार डेमोक्रेसी आई। किंग वीरेंद्र थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ सालों के बाद 2001 में उनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है, एक मिस्टीरियस मैसेकर हो जाता है, रॉयल फैमिली का खात्मा हो जाता है जिसमें। उसके बाद किंग वीरेंद्र के बाद किंग ज्ञानेंद्र राजा बनते हैं। वो तैयार नहीं थे डेमोक्रेटिक रूल के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया नेपाल के। और नेपाल में जो उस समय का जो इलेक्टेड पार्लियामेंट हुआ करता था उसको डिसॉल्व कर दिया। नेपाल के लोग नाराज हो गए, उनने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अप्रैल 2006 में। और 2006 में ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, इसका मेन एम था कि नेपाल में डेमोक्रेसी को वापस लेके आना। एंड फाइनली 24 अप्रैल 2006 को किंग ने सभी की बात मान ली, राजा ने सभी तीनों डिमांड्स को मान लिया। एंड 2008 में क्या होता है, जो किंगशिप थी उसको एबॉलिश कर दिया गया, अब से नेपाल में कोई राजा नहीं होगा। नेपाल क्या बन गया, एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। और 2015 में नेपाल को उसका नया संविधान मिल जाता है। तो इस तरीके से अभी हमने जाना कि किस तरीके से 1990 में डेमोक्रेसी आई थी, 10 साल डेमोक्रेसी रही, उसके बाद डेमोक्रेसी को हटा दिया गया एंड उसके बाद लोगों ने फिर से डेमोक्रेसी को रिगेन किया और आज नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बोलीविया की। तो बोलीविया एक बहुत पुअर कंट्री है लैटिन अमेरिका में। तो यहाँ की कहानी अब हम लोग देखने वाले हैं। जनरली इसको हम बोल रहे हैं बोलीविया वाटर वॉर। तो क्या था, पानी से रिलेटेड इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बोलीविया में क्या होता है कि जो उसकी गवर्नमेंट थी बोलीविया की, तो उसको वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, फोर्स किया कि आपके यहाँ जो एक सिटी है कोकाबाम्बा, तो वहां पे आप क्या करें, जो वाटर की जो सप्लाई होती थी वो अभी किसके अंडर में थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में जो थी, उसको शिफ्ट करके किसको दे दिया जाए, एक मल्टीनेशनल कंपनी को सौंप दिया जाए। अब होता क्या है, जब वहां की गवर्नमेंट एक एमएनसी को ये सौंप देती है पानी की सप्लाई का पूरा काम, तो क्या होता है कि
जब ये कंपनी की एंट्री होती है पानी की सप्लाई में, तो ये कंपनी क्या करती है, जो पानी का जो प्राइस था, जो वाटर का जो प्राइस था, उसको 4 टाइम्स बढ़ा देती है। अब इसके कारण क्या होगा, अचानक से 4 गुना बढ़ा दिया जाए पानी की कीमत को, तो क्या होगा, एक अशांति का माहौल वहां पे क्रिएट होने लगा, है ना, और वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए लोगों ने। तो जनवरी 2000 में क्या होता है कि एक अलायंस थी लेबर की, ह्यूमन ह्यूमन राइट्स वालों की और कम्युनिटी लीडर्स की, जिनको इन लोगों ने बोला फेडकोर। ठीक है, एक बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन था। इसने एक सक्सेसफुल 4 डे स्ट्राइक की बात करी, मतलब इनने एक हड़ताल करी 4 दिनों की, है ना, और जिसमें इनने अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने रखा कि आप इस तरीके से ये जो यहाँ पे एक नई एमएनसी को जो ऑर्डर दे दिया गया कि आप पानी की पूरी सप्लाई करें, तो ये बहुत गलत है, 4 गुना दाम बढ़ा दिए गए हैं पानी के। तो ये सब पूरी बातें रखी गई, लेकिन जब स्ट्राइक खत्म होती है तो उसके बाद भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं आता जिससे वहां की जनता को क्या मिले, रिलीफ मिले। तो क्या होता है, ये जो प्रोटेस्ट था ये फिर से स्टार्ट होता है फरवरी में ही, लेकिन इस बार क्या होता है, जो पुलिस थी वहां की, उसने बहुत ब्रूटल मेथड्स अपनाए इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। पुलिस ने बहुत ब्रूटल मेथड्स अपनाए, कई लोगों को चोट वगैरह भी लगी। उसके बाद फिर से एक स्ट्राइक होती है अप्रैल में। अब इस बार तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वहां पे मार्शल लॉ ही क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। अब जब मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया तो और बुरी तरीके से वहां पे लोगों के साथ गलत किया जाने लगा, क्योंकि मार्शल लॉ तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, पुलिस से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे लोग। बट द पावर ऑफ द पीपल फोर्स द ऑफिशियल्स ऑफ द एमएनसी टू फ्ली द सिटी। लेकिन फिर भी जनता की शक्तियों ने, जनता की पावर ने क्या किया, फाइनली वहां पे जो ये मल्टीनेशनल कंपनी अपना जो पूरा पानी की सप्लाई कर रही थी, फाइनली ये जो एमएनसी थी इसको भगा दिया गया, और गवर्नमेंट ने सारी डिमांड्स को लोगों की मान लिया। एंड जो एमएनसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि पानी की जो सप्लाई है वो आपके अंडर में अब होगी, तो वो भी क्या कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया, और फाइनली म्युनिसिपैलिटी को वापस से अधिकार मिल गया कि अब से वो वापस से पुराने रेट्स पर ही पानी की सप्लाई करेंगी। तो ये थी कहानी बोलिविया के वाटर वॉर के बारे में, काफी पॉपुलर कहानी है। तो इसमें यही बताते हैं कि जब लोग मिल जाएं, अपनी शक्तियों का सब मिलकर अगर यूज करें तो क्या से क्या नहीं हो सकता। तो अभी हमने दो कहानी देखी, बोलिविया की और नेपाल की। तो अगर हम लोग बोलिविया की बात करें तो बोलिविया में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये पूरा जो आपने देखा, ये जो पूरे स्टेप्स उठाए गए, तो ये किसने उठाए, ये फेडकर ने उठाए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, जैसे कि आपने एसपीए देखी थी, 7 पार्टी अलायंस देखने को मिला था नेपाल में। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज्ड ऑफ लोकल प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, तो ये जो फेडकर था इसमें तो लोकल लोग ही थे, और कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ एनवायरमेंट के बारे में जो जानकार होते हैं उनको भी शामिल किया गया था। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन फाइनली इस मूवमेंट को भी सपोर्ट कर दिया था वहां पे एक सोशलिस्ट पार्टी ने। 2006 में ये पार्टी क्या हो गई, बोलिविया में पावर में आ जाती है ना। तो अभी हमने जो भी एग्जांपल्स देखे, इसमें हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डेमोक्रेसी के पीछे ना अपना काम करती हैं, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन प्ले देयर रोल इन 2 ways। अब 2 तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन से अपना रोल प्ले करती हैं। वन ऑब्वियस वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, या तो आप पॉलिटिक्स में डायरेक्टली बिल्कुल इंटर ही कर जाएं, आप बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटर हो गए और अब फिर आप कुछ करना चाह रहे हैं। दूसरा एक ऐसा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट वे। तो इसमें क्या होता है, इन विच पीपल कैन गेट गवर्नमेंट टू लिसन टू देयर डिमांड्स ऑन देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू। लोग मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कई बार बन जाती है, और वो अपने डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने में रखते हैं। पॉलिटिक्स में वो इंटर नहीं करते हैं, वो अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और बताते हैं ये हमारी प्रॉब्लम्स है, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 2 तरीके हैं, या तो आप पॉलिटिक्स में इंटर कर जाएं, या तो आप इनडायरेक्टली आप क्या करें, गवर्नमेंट को अपने पॉइंट समझाएं और गवर्नमेंट को बिल्कुल आप मजबूर कर दे कि वो आपकी बात मान ले। चलिए अब थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं। चलिए बात करते हैं डिफरेंसेस की बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स को अभी हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देख लेते हैं। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये अपनी पावर को डायरेक्टली एंजॉय नहीं कर पाते, इनके पास ऐसी कोई डायरेक्ट पावर नहीं होती, जैसे कि आपको देखने को मिलेगी पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस में। प्रेशर ग्रुप्स एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अपना काम करेगा, उनके बेटरमेंट के लिए अपना काम करेगा, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के व्यू को हमारे सामने रखने के लिए, कंट्री की गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए काम करेगा। ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, ये एक बहुत बड़े सोशल डिवीजन को रिप्रेजेंट करती हैं। प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं ये कॉन्टेस्ट नहीं करते इलेक्शंस में, वेयर एज पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड रन द गवर्नमेंट। ये पूरी सरकार चलाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज।
और अगर हम एक समय की बात करें, है ना, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक आदमी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो सकता है, लेकिन वही एक आदमी अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स का भी मेंबर हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स में लॉयर्स एसोसिएशन हो जाएगी, टीचर्स एसोसिएशन बना लेते हैं कई बार, ट्रेड यूनियंस हो गई, स्टूडेंट्स यूनियन हो गई, और बहुत तरीके के ऐसे आपको प्रेशर ग्रुप्स अपने आसपास देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज में बीजेपी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी हो गई, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, लेकिन अभी हमने ये नहीं जाना कि ये प्रेशर ग्रुप्स आखिरकार करते क्या हैं। चलिए प्रेशर ग्रुप्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं प्रेशर ग्रुप की। तो प्रेशर ग्रुप्स भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये होते हैं। ये क्या करेंगे, ये इन्फ्लुएंस करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। तो हमारी गवर्नमेंट जो भी नीतियां या फिर जो भी पॉलिसीज बनाती हैं, तो उनमें प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करवा सकते हैं, गवर्नमेंट को अपने कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि आप अपनी पॉलिसी में इन पॉइंट्स को भी ऐड करिए, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की बनाई जाने वाली जो पॉलिसीज होती है उसमें प्रेशर ग्रुप्स भी अपना एक रोल प्ले कर देते हैं। अगर बात करें आगे, तो किस तरीके के लोग मिलकर प्रेशर ग्रुप को बना सकते हैं, तो वहां पे हमें यहाँ पे बता देते हैं कि पीपल विद कॉमन ऑक्यूपेशन, इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस और ओपिनियंस कम टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, तो जब ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो फाइनली आप किसका ओरिजिन होगा, यहाँ पे एक प्रेशर ग्रुप का ओरिजिन होगा, जिसमें एक ही ऑक्यूपेशन के लोग मिले हुए हैं, उनका इंटरेस्ट एक है, ठीक है, उनका जो गोल है वो भी एक है, उनके जो विचार है वो बिल्कुल मैच करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। प्रेशर ग्रुप्स भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। अब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम एक सेक्शन की बात करने वाले हैं। डेफिनेशन देखते हैं, दे सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ अ सोसाइटी। जैसे कि वर्कर्स के बारे में आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के बारे में कोई एक प्रेशर ग्रुप बन गया है जो उनके अधिकार के लिए लड़ाई कर रहा है, गवर्नमेंट तक अपनी बातें पहुंचा रहा है। बिजनेस पर्सन के भी प्रेशर ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए भी अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं। और एग्जाम्पल्स आपने देखे, जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो सकते हैं, बिजनेस एसोसिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। देयर मेन कंसर्न इज द बेटरमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ देयर मेंबर्स, नॉट सोसाइटी इन जनरल। यहाँ पे जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, इनका जो मेन एम होगा वो उनके जो मेंबर्स है उनका बेटरमेंट ये ज्यादा देखेगा, ठीक है। ये एक पूरी सोसाइटी को नहीं कवर करके उसकी कुछ मेंबर्स को ही कवर करने वाला है। अब बात करते हैं जो दूसरा टाइप है, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप का जस्ट अपोजिट होगा। सेक्शनल वाले इस प्रेशर ग्रुप में अभी हमने देखा था कि एक सेक्शन के ऊपर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक में क्या हो जाएगा, हम पूरी पब्लिक को ही क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। ऑल्सो कॉल्ड प्रमोशनल ग्रुप, एज दे प्रमोट कलेक्टिव रेदर देन सिलेक्टिव गुड, ठीक है। सबको साथ लेके काम करने की यहाँ पे बात होती है। दे एम टू हेल्प ग्रुप्स अदर देन देयर ओन मेंबर्स। अपने मेंबर्स के साथ साथ दूसरों को भी वो शामिल करेंगे, उनकी भी वो लोग मदद करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हमको नीचे बताते हैं कि ग्रुप फाइटिंग बॉन्डेड लेबर फाइट्स फॉर एवरीवन हु इज सफरिंग अंडर सच बॉन्डेज। तो जो बिल्कुल हम लोग मजबूर कर देते हैं किसी को, अगर वो पैसा न दे पा रहा है, ठीक है, कुछ उसने लोन वगैरह ले लिया है, वो मजबूर है, तो उससे हम लोग बहुत काम करवा रहे हैं, उसके साथ हम लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो इसके लिए जैसे कोई फाइट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कई बार पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं मूवमेंट्स ग्रुप्स के बारे में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा किसके बारे में, प्रेशर ग्रुप्स या फिर जिसको हम इंटरेस्ट ग्रुप भी बोलते हैं, उसके भी हमने दो टाइप देखे। अब हम लोग बात करेंगे मूवमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं। तो जैसे कि एक प्रेशर ग्रुप अभी हमने देखा, एक इंटरेस्ट ग्रुप अभी हमने समझा, है ना। तो मूवमेंट ग्रुप भी क्या है, अ मूवमेंट आल्सो अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स रेदर देन डायरेक्टली टेक पार्ट इन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो जिस तरीके से जो हमारे प्रेशर ग्रुप्स थे वो भी गवर्नमेंट को क्या करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे, उसी प्रकार से मूवमेंट भी क्या करेंगे, पॉलिटिक्स में बिना हिस्सा लिए, बिना पार्ट लिए, बिना एंट्री किए क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे पॉलिटिक्स को। तो एग्जांपल्स में से बहुत सारे मूवमेंट्स हमको यहाँ बता दिए गए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है ना। इसके बाद आरटीआई एक्ट पास हो गया था, ठीक है, ताकि हम किसी भी चीज की हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं एक एप्लीकेशन देके, सिंपल सी, है ना। मूवमेंट फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन, एंटी लीकर मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, ठीक है, एनवायरमेंटल मूवमेंट। एंड अनलाइक द इंटरेस्ट ग्रुप या फिर प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट्स हैव अ लूज ऑर्गेनाइजेशन। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी मजबूत नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि आपको देखने को मिलता है प्रेशर ग्रुप्स में, ठीक है। एंड देयर डिसीजन मेकिंग इज मोर इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल।
और ये जो डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं किसी भी मूवमेंट ग्रुप्स के द्वारा, तो ये बहुत इनफॉर्मल होते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। मूवमेंट्स में जो डिसीजन ये लोग लेते हैं ये काफी बदलते रहते हैं ना। दे डिपेंड मच मोर ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन, और बहुत डिपेंड करता है कोई भी मूवमेंट कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। बहुत ज्यादा लोग मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी आंदोलन में, किसी भी मूवमेंट में, तो वो मूवमेंट एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। लेकिन कई बार ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। मूवमेंट ग्रुप्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इश्यू स्पेसिफिक, एक होता है जेनरिक मूवमेंट। चलिए देखते हैं इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि बता दिया कि अगर आपको सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है एक लिमिटेड टाइम के अंदर, तो अब आप जो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे वो एक इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट है। आपका जो इश्यू है वो किसी एक मैटर पे आप लोग यहाँ पे मूवमेंट को, आंदोलन को स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि नेपाली मूवमेंट हुआ था डेमोक्रेसी के लिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन को अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स अभी हमको यहाँ नीचे बता दिए गए हैं। मूवमेंट्स ऑफ दिस काइंड टेंड टू हैव अ क्लियर लीडरशिप एंड सम ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग बात करें इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट की, तो इनकी लीडरशिप बहुत क्लियर होगी, कोई एक इनमें लीडर जरूर होगा, है ना। और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी आपको देखने को मिल जाएगी जो इस मूवमेंट के लिए जनरली काम करने वाली है। दीज मूवमेंट्स यूजुअली हैव शॉर्ट लाइफ, ठीक है। बहुत जल्दी ये मूवमेंट अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो नेपाल की स्टोरी तो अभी हमने देखी ली थी कि नेपाल में भी एक मूवमेंट स्टार्ट होता है 2006 में, और फाइनली वहां पर डेमोक्रेसी को रीगेन कर लिया जाता है। सेकंड बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है हमारे इंडिया का। तो यहाँ पे क्या होता है कि पीपल जो थे उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है जब सरदार सरोवर डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था नर्मदा नदी पर। तो लोग सब मिल गए, इन लोगों ने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। नाम ये लोग देते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये लोग नहीं चाहते थे कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम को बनाया जाए। ये मूवमेंट बहुत फेमस हो जाता है और फाइनली ये इतना वाइड हो जाता है मूवमेंट कि ये दूसरे अलग अलग डैम्स पे भी क्या करने लगता है, क्वेश्चन करने लगता है कि क्यों इतने बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, क्या जरूरत है इन डैम को बनाने की, ठीक है। तो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इसके पहले अभी हमने देखा था नेपाल का डेमोक्रेसी के लिए जो मूवमेंट हुआ था 2006 में। तो ये थे इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, किसी एक ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं। चलिए बात करते हैं जेनेरिक मूवमेंट्स की। तो ये किस तरीके से डिफरेंट है इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट से, इसको समझते हैं। सो दीज मूवमेंट सीक टू अचीव मोर देन वन इश्यू इन अ वेरी लॉन्ग टर्म, ठीक है। यहाँ पे टाइम कम नहीं है, लंबा चलने वाला है ये मूवमेंट, और इसका कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एक के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स पे भी फोकस करेगा। एग्जाम्पल, इन्वायरमेंटल मूवमेंट। इन्वायरमेंटल मूवमेंट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर वो चीज जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है उन सब पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक जेनेरिक मूवमेंट हो चुका है, लंबा चलने वाला है, बहुत सारी चीजों में इसका क्या रहेगा, फोकस रहेगा। द वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है सभी को डिटेल में यहाँ पे ये लोग फोकस करेंगे इस मूवमेंट में। तो ये दोनों ही ये दोनों ही बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जेनेरिक मूवमेंट्स के। एंड आगे यहाँ पे बताते हैं कि देयर इज नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स और गाइड सच मूवमेंट्स, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन जनरली आपको मिल जाएगी जो पर्टिकुलरली उस मूवमेंट के लिए काम करने वाली है। लेकिन जेनरिक मूवमेंट्स में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन देखने को कई बार नहीं मिलती। यहाँ पे इंडिपेंडेंट लीडरशिप होती है, ठीक है, एंड ऑफन डिफरेंट व्यूज ऑन पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स, और अलग अलग नीतियों पर अलग अलग लोग राय देते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि ये जो मूवमेंट्स होते हैं, जो जेनरिक मूवमेंट्स होते हैं, लंबे चलने वाले रहते हैं, अब बहुत तरह तरह के गोल्स पे इनका फोकस रहता है। तो इनके लिए एक लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलती है। अम्ब्रेला मीन बहुत, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी इनके साथ साथ बहुत अलग अलग मूवमेंट्स पे भी वो क्या करने वाली है, ध्यान देने वाली है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, NAPM। तो इसका काम क्या है, NAPM इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं अलग अलग मूवमेंट्स के लिए, वो अपना अपना काम करती हैं अगर, तो उनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सभी मूवमेंट्स को देखे, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को देखे। तो उसको हमने यहाँ पे नाम दिया है NAPM, ठीक है। इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो NAPM होती है ये अलग अलग एक्टिविटीज पे पूरा अपना ध्यान रखती है, कहाँ पे कौन सा मूवमेंट चलाया जा रहा है, क्या एक्टिविटीज करी जा रही है। तो NAPM बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट इन्फ्लुएंस करता है भारत में पॉलिटिक्स को। तो 4 पॉइंट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले पॉइंट में बताते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या जो मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, ये क्यों चलाए जाते हैं, टू गेन पब्लिक सपोर्ट, ताकि जनता क्या करे, इनको सपोर्ट करे, ठीक है, उनको सिंपैथी प्रोवाइड करे, ठीक है। और इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाई जाती हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग मीटिंग्स को,
जो याचिकाएं होती है उनको भी ये लोग दर्ज करा देते हैं ना, फिलिंग पिटिशंस। दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द मीडिया, ये क्या करते हैं, हमारे देश की जो मीडिया है उसको भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जो भी इश्यूज हैं जिनके लिए ये जो प्रेशर ग्रुप्स हो गया, ये भी मूवमेंट चलाया जा रहा है, उसको और अटेंशन मिल सके। ठीक है, दे ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटीज लाइक स्ट्राइक्स, ठीक है, डिसरप्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, जब इनकी बात नहीं सुनी जाती तो प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट्स में क्या आपको हड़ताल देखने को मिलेगी, स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को ये लोग डिसरप्ट करना चाहेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इन मूवमेंट्स के कारण, इन प्रेशर ग्रुप्स के कारण। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पहले पॉइंट में बताते हैं कि हमारी कंट्रीज में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, यही कहीं ना कहीं कई बार क्या करेंगी, एक प्रेशर ग्रुप को फॉर्म कर देंगी। जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो सकता है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट में बता दें कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बन जाती हैं, किसी मूवमेंट के बाद बन जाती हैं। मतलब पहले कोई बहुत बड़ा मूवमेंट चला, कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन के खत्म होने के बाद वहीं उन्हीं में से जो कुछ फेमस लोग थे उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी ही बना ली। जैसे कि आसाम गाना परिषद है जो आसाम में हैगा, ठीक है, डीएमके और एआईडीएमके जो भी पॉलिटिकल पार्टी है जो तमिलनाडु में है, तो ये सब एक मूवमेंट का ही रिजल्ट है। थर्ड में हमें बताते हैं कि कई केसेस में ये देखा गया कि पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज में और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, इनमें बहुत अपोजिशन होता है। ठीक है, एक दूसरे को बिल्कुल ही अपोज करते हैं। इन लोगों को कई बार नेगोशिएशंस भी करने पड़ जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट में बताते हैं कि दैट मोस्ट ऑफ द न्यू लीडरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कम्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रेशर ग्रुप्स या फिर मूवमेंट ग्रुप्स। तो लीडरशिप भी आपको कई बार प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप देके जाते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। तो दो तरीके के इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेंगे, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। तो इनके जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, 3 पॉइंट में समझेंगे। पहले पॉइंट में हमको बताते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैव डीपन डेमोक्रेसी, मतलब कहीं ना कहीं इनने डेमोक्रेसी को सपोर्ट ही किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत ही बनाया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट कैन ऑफन कम अंडर अनड्यू प्रेशर फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल। कई बार गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, किसके कारण, एक छोटे से ग्रुप के कारण, जिसको कौन लीड कर रहा है, रिच और पावरफुल पीपल लीड कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं या फिर जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं, ये एक बहुत यूजफुल रोल प्ले करते हैं। ये गवर्नमेंट को रिमाइंड कराते हैं, याद करा देते हैं किस बारे में, कि लोगों की जो ऑर्डिनरी जो सिटीजन है उनकी नीड्स क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, ये सब बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाने का भी बहुत बढ़िया ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो समटाइम्स प्रेशर ग्रुप्स विथ स्मॉल पब्लिक सपोर्ट बट लॉट्स ऑफ मनी कैन हाईजेक पब्लिक डिस्कशन इन फेवर ऑफ देयर नैरो एजेंडा। कई बार क्या होता है कि भले ही पब्लिक का इतना सपोर्ट नहीं है किसी प्रेशर ग्रुप को, किसी मूवमेंट को, लेकिन पैसे के दम पर, लॉट्स ऑफ मनी होने के कारण क्या होगा, ये लोग पब्लिक डिस्कशन को ही हाईजेक कर लेंगे और अपने जो भी इनका जो एजेंडा होगा उसको अचीव करने के लिए क्या करेंगे, पूरी कोशिश कर लेंगे। किसके दम पर, पैसे के दम पर। तो ये गलत चीज है। सेकंड पॉइंट, दीज ग्रुप्स एक्सरसाइज पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई गलत काम होता भी है तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि हाँ भाई ये हमसे गलती हो गई, माननी पड़ेगी बात को। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप्स हो गए, मूवमेंट्स हो गए, इनको पावर तो पूरी मिल जाती है, दे एक्सरसाइज पावर, लेकिन दे हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई गड़बड़ भी हो गई तो इनका हम लोग ऐसा कुछ खास नहीं हो पाएगा। Third point, when one group starts dominating and dictating the government, other pressure groups have to bring counter pressure। कई बार कुछ प्रेशर ग्रुप्स गवर्नमेंट को क्या करने लगते हैं, डोमिनेट करने लगते हैं, अपनी बात को मनवाने लगते हैं। तो इसके लिए कई बार दूसरे प्रेशर ग्रुप्स को क्या करना पड़ता है, काउंटर प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है ताकि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। तो कुछ ऐसे कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी हैं तो कहीं कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स के इंडियन पॉलिटिक्स पर। तो इस चैप्टर में इतना ही हमने जाना। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।